इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके वर्ब मॉक 1 और मॉक 2 के अंदर थे। आप उनको प्रैक्टिस क्लास कह लो या जो भी आप नाम देना चाहो। वर्ब के अंदर अपन ने उसके अंदर जो क्वेश्चन थे कौन कौन से थे, वो एक तो मेन वर्ब पे बेस्ड थे और एक मॉडल्स पे बेस्ड थे, है ना। हालांकि दोनों ही बहुत आसान थे, आपको ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि डिस्कस कर देने चाहिए, आ जाओ उनको देखते हैं। पहला देखिए, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वॉज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस। ठीक है, अब ये बेसिकली एक छोटी सी बात है इसके अंदर, ये तो सबको पता चल गया होगा। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था कि ये मिस्ट्री थी, न्यूज़पेपर ने बात रिपोर्ट करी कि ये मिस्ट्री थी कि वो चोर घर में कैसे घुसे थे, पास्ट आएगा, हाँ क्या ना। अब काफ़ी बच्चों का मन करेगा सर पास्ट करना तो एंटर कर दो ना चुपचाप, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। लेकिन प्रीपोजिशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है कि एंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ही एंटर द हाउस, ही एंटर द रूम, इनटू नहीं आएगा उसके साथ। तो अगर मैं यहाँ एंटर कर भी दूं तो ये इनटू की वजह से गलत हो रहा है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको एंटर्ड ना लिख के, यहाँ पे एंटर्ड ना लिख के एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रोक इनटू, एक फ्रेजल वर्ब बनती है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी जगह पर जबरदस्ती घुस जाना, खास करके चोरी वगैरह के इरादे से। तो यहाँ पे ब्रोक इनटू द हाउस आपको लिखना था। क्लियर हुआ। टेंस की तो गलती इसके अंदर है ही। टेंस की गलती क्या है कि भैया मेन क्लॉज पास्ट में तो सब क्लॉज पास्ट में एंटर्ड होना चाहिए, लेकिन एंटर्ड इस इनटू की वजह से गलत हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी वर्ब लिखनी पड़ेगी जिसके साथ इनटू आ सके। ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब ही होता है कहीं जोर जबरदस्ती से घुस जाना ताकि चोरी वोरी करी जा सके। इस पर आ जाइए, उसकी जो बाजू थी इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी, हिज आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड। उसकी जो आर्म थी वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि उसको उसे कटवाना पड़ा। ठीक है, अब ये वाली बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आर्म इंजर्ड पास्ट में थी तो आगे भी पास्ट आएगा, हाँ क्या ना। और मस्ट का जो पास्ट होता है वो होता है हैड टू। ये तो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया तो आपने उस बेसिस पे कर लिया होगा। लेकिन इसके आगे का स्ट्रक्चर आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड, ये कैसे टूटेगा सर, ये क्या चीज़ है। ये आपको समझ में आएगा जब आप एडवांस वर्ब में कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर पढ़ लोगे। पॉजिटिव वर्ब एक टाइप की वर्ब होती है जिसमें आप किसी से कोई काम करवाते हो। अभी फिर बता रहा हूं, समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताने समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं ही गॉट हिज कार क्लीन्ड, ये एक्चुअली पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि उसने अपनी गाड़ी साफ कराई। ही गॉट हिज कार क्लीन्ड, he got his car repaired, he got his room cleaned, उसने अपनी गाड़ी साफ कराई। तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, he had to have it amputated, he सब्जेक्ट बनेगा, ये had to मॉडल बनेगा, have मेन वर्ब बनेगा, make have get ये तीनों पॉजिटिव वर्ब होती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जबरदस्ती कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए भी जबरदस्ती कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी छाती में ठंडक पड़े कि हाँ हाँ सर आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, हेड टू मॉडल जैसा काम करेगा, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ये जो इट है, ये जैसे ये था ना, ये जैसे गेट वर्ब, आप यहाँ पे हैड भी लिख सकते हो, ही हैड हिज कार क्लीन्ड भी लिख सकते हो ताकि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। गॉट भी लिख सकते हो, हैड भी लिख सकते हो, यहाँ पे हैड भी लिख सकते हैं अपन। तो जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, ये जो हैव है, ये जो हैव मेन वर्ब है, वही काम ये कर रहा है। ये जो जैसे यहाँ पे इट आया, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, और फिर ये जो V3 आया वैसे ही आया। तो जैसे इसका मतलब है उसने अपनी गाड़ी साफ कराई, ऐसे इसका मतलब है कि उसने अपना हाथ कटवाया। उसका हाथ इतनी बुरी तरह से इंजर्ड था कि उसे अपना हाथ कटवाना पड़ा था। ये कटवाना पड़ा था वाली सेंस आ रही है हेड टू से, और बाकी चीज़ें पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, लोड मत लीजिएगा। अभी मेन वर्ब से इसका इतना ही लेना देना है, कह लो मॉडल से इतना ही लेना देना है कि भैया यहाँ पे पास्ट में था तो मस्ट का पास्ट हैड टू यूज होगा। बाकी ये जो पॉजिटिव वर्ब वाली चीज़ें आपको आगे एडवांस वर्ब में समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट भाई, साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में। इस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी के रूप में साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है। अब ये समझ में आ गया होगा कि इसको इस चीज़ के रूप में डिफाइन किया गया है, इसको इस चीज़ के रूप में डिफाइन किया गया, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया। इट इज़ रिगार्डेड एज, इट इज़ नोन एज, ऐसे करके यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एज आएगा। ठीक, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा कि देखो पैसिव लिखा हुआ है, पैसिव लिखा हो तो पैसिव के अंदर तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, तो इससे भी पता चल रहा है ना, मीनिंग से तो पता चल ही रहा है कि इसको इस चीज़ के तौर पर डिफाइन किया जाता, तो एज आएगा, इससे पता चल रहा है। तो कुछ बच्चे को मन में ये आ सकता है, सर
अच्छा पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, इस वजह से आप इसको गलत कर रहे हो, तो पैसिव को हटा दो, बीन को हटा दो, ऐसे लिख दो साइकोलॉजी हैज डिफाइंड एज। वाह, साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है स्टडी के तौर पर कि साइकोलॉजी किसी को डिफाइन कर रही है। अगर तुम बीन को हटा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा साइकोलॉजी डिफाइन करती है साइंटिफिक स्टडी को। ये तो मीनिंग ही अर्थ का अनर्थ कर लिया आपने, तो ये काम मत करना, कहीं बीन उड़ा दो। अनरीजनेबल बिहेवियर, उसकी डॉटर के अनरीजनेबल बिहेवियर ने उसे अपसेट कर दिया। ये सेंटेंस का मतलब है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही डूअर हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग ही एक्टिव वॉइस के में सब्जेक्ट हो सकते हैं। काफी बच्चों का ऐसा दिमाग बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है कि बिहेवियर है सब्जेक्ट, अनरीजनेबल है एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसकी डॉटर के अनरीजनेबल बिहेवियर ने, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब उसकी बेचारे की कमाई 20-25 हज़ार रुपये है, अब उसकी डॉटर कह रही है कि मेरी दोस्तों के पास तो आईफोन है, ये लेके दो मुझे, है ना। और अगर उसने मना किया तो उसको कहने लग गई कैसे बाप हो तुम, कमा नहीं सकते, ये वो। अपसेट तो होगा यार, बंदा दिन रात दिहाड़ी कर रहा है और बच्चे ऐसे कह के चले जाए। तो उसकी डॉटर का जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसने मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर दिया। अपसेट किसने किया? अनरीजनेबल बिहेवियर ने। बिहेवियर को थोड़ी अपसेट किया गया, बिहेवियर ने अपसेट कर दिया गुप्ता जी को। अब यहाँ पे मीनिंग से भी पता चल रहा है और दूसरी बात वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस चाहिए थी। पास्ट में सेंटेंस है, सीधी V2 लगनी थी, अपसेट 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 ही चलती है। बस यहाँ से आप वॉज को ड्रॉप अगर कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वॉज को ड्रॉप कर देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर शॉर्ट में बात इतनी थी कि यहाँ पैसिव नहीं एक्टिव की ज़रूरत है। बस ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि नॉन लिविंग थिंग कभी डूअर नहीं हो सकती। बिहेवियर अपसेट कर सकता है ना यार किसी को, उसका जैसे आप बोलते नहीं हो कोई उसकी आदत मुझे इरिटेट करती है, उसकी ये हैबिट मुझे इरिटेट करती है, हर दिस हैबिट इरिटेट्स मी, उसकी ये वाली जो हैबिट है वो मुझे इरिटेट करती है। दिस हैबिट तो नहीं लिख पाओगे, दिस हैबिट ऑफ हर्स, इसकी ये वाली हैबिट मुझे इरिटेट करती है, तो एक्टिव नहीं हो गया। तो कहने की मतलब ये है कि वो दिमाग से रट्टा निकाल देना वो वाला। अब ये मॉक 2 के हैं, मॉक 1 और मॉक 2 दोनों इकट्ठे ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से ही सवाल थे, ठीक है। ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड, उसकी उदास माँ ने प्रे किया, उसकी उदास माँ ने प्रे किया कि वो लंबा जिए। अगर आपको बेसिक्स याद है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे मैंने, उसके अंदर कहा था जब आप किसी के लिए कोई प्रे करते हो, ब्लेसिंग देते हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, उसके अंदर मॉडल पहले आता है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर प्रोजेक्ट। कुछ याद आया? काफ़ी बच्चे इसके अंदर कहते हैं सर आपने पढ़ा था मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज को पास्ट कर दो, सर ये पास्ट में है तो उसको पास्ट में कर देते हैं ना, माइट लिख देते हैं ना। याद कर भैया, वो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में है। वहाँ ये भी बताया था ना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते वक्त करना था, वो इनडायरेक्ट स्पीच में करना था। याद करो, वो सेड टू को टोल्ड के अंदर चेंज करके उधर प्रेजेंट परफेक्ट था तो नीचे पास्ट परफेक्ट करते थे, वो तो तब करते थे जब दैट लगा के अगला क्लोज क्रिएट कर रखा हो। ये तो इन्वर्टेड कॉमा में है भाई, यहाँ तो वही टेंस लिखोगे ना जो उसने बोला होगा, तो उसने ऑब्वियसली इसको पास्ट में थोड़ी बोला होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे गलती मे माइट की नहीं, यहाँ पे गलती मे की पोजीशन की है, मे ही लिव लॉन्ग आपको करना पड़ेगा। क्लियर है जी? इस पे आइए, ये पूरा मीनिंग बेस था। यू नीड नॉट टेल लाई, यू नीड नॉट टेल लाई का मतलब है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई का मतलब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा। जब जज ने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ थे जब क्राइम हुआ था, तो सब कुछ पास्ट में चल रहा है। जज पूछ चुका है पास्ट में। तो कोई बंदा वकील वगैरह कह रहा है कि भाई वकील हो सकता है, इस बंदे का दोस्त हो सकता है, जब जज ने तुझसे पूछा था कि तू कहाँ था जब क्राइम कमिट हुआ, तो तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तूने किया ही नहीं था। बिना मतलब तूने अपने आप, मान लो तू कोई गलत जगह पे घूम रहा था उस टाइम पे, तूने एक अपने खिलाफ ही और कोई सबूत, बिना मतलब तेरे ऊपर अब शक आ जाएगा, तूने झूठ बोला। तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी भाई जब जज ने तुझसे बात पूछी थी। तो यहाँ पे काम हो चुका है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 आना था। यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। क्लियर हो इतनी बात? नेक्स्ट पे जाइए। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन। अब ये वाला जो लिखा भले ही वर्ब के अंदर है लेकिन ये एरर बेस्ड है प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर।
और वो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन। एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो पाएगा। एक्सप्लेन कुछ चीज करी जा सकती है, आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आई कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, है ना। एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो पाएगा। अब ये वाली बात मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर एक और लाइन लिख रखी है, वहां पे मैंने लिख रखा है कि ये कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। वो बात मैंने पता क्यों लिखी, क्योंकि बच्चा जैसे ही मैं उसको ये कहूंगा तो फिर बच्चा कहेगा, जैसे मान लो ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, अगर मैं लिखूं आई सेंट हर अ लेटर, मैंने उसको एक लेटर भेजा था, तो बच्चा फिर पलट के मुझे ये कह सकता है सर भेजा तो लेटर गया ना, तो यहाँ पे हर कैसे आ गया, यहाँ पे हर कैसे आ गया। जैसे आप इसमें कह रहे हो कि यू नहीं आ सकता, तो इसमें हर कैसे आ गया, क्योंकि यार ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब की घर में फैक्ट्री नहीं लगानी है। हर वर्ब डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, और मेरे बस में होता तो जितनी तुम कहते हैं बनवा देता। वो अंग्रेजों ने जिनको डाई ट्रांजिटिवली जिनको वो यूज़ करते हैं उनको मानना पड़ेगा, और जिनको नहीं करते भैया उनको नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको डाई ट्रांजिटिव पे जिसपे एरर बनते हैं ये लिखवाया, ऐसे ही प्रीपोजिशन चैप्टर में मैं ऐसी भी लिखवाऊंगा जिसपे इस टाइप का एरर बनता है। तो उसकी पेपर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव पहचान लें वर्ब को देखते ही। यहाँ पे होता क्या है, आई सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो हर होता ना, आई सेंट अ लेटर टू हर, यहाँ पे टू लिखा नहीं है लेकिन ये टू अंडरस्टूड है। यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू अंडरस्टूड है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप एक काम करो, इस हर को उठा के यहाँ लिखने की कोशिश करो। आई सेंट अ लेटर हर लिख पाते हैं, टू हर लिखना पड़ जाता है। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन से हटाओगे वो टू प्रकट हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसा नहीं मान सकते आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि सर जैसे यहाँ टू अंडरस्टूड है यहाँ नहीं मान सकते। नहीं भाई, एक्सप्लेन कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। यहाँ पे या तो आप यू को हटा दो, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले, या तो ऐसा लिख लो। लेकिन अगर आप यू डालना ही चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे टू लिखना पड़ता है। एक्चुअली वर्ब चैप्टर में डला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीपोजिशन चैप्टर का है। नीड यू बाय सो मेनी बुक्स, क्या तुम्हें इतनी किताबें खरीदने की जरूरत है। अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं अपन इसको, या तो नीड को मॉडल मान लें। नीड को मॉडल माने तो नीड यू बाय करना पड़ेगा। अगर मैं नीड को मेन वर्ब बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में लिखना है। प्रेजेंट डेफिनेट का कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव डू से, तो डू यू नीड टू बाय लिखना पड़ेगा। दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। डू यू नीड टू बाय से भी कर सकते हो और नीड यू बाय से भी कर सकते हो। अब करेक्ट द लेटर वन के हिसाब से, जैसे अपन पढ़ा था ना अपन ने, इंग्लिश ऐसी एक ऐसी भाषा है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। अगर एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हों तो बाद वाले पार्ट में यानी इधर कुछ चेंज ना करके उसको बेस मान के इधर चेंज करना हम प्रेफर करेंगे। गलत वो भी नहीं है, डू यू नीड टू बाय लिख देंगे तो गलत हो जाएगा कि ना, बस प्रेफरेंस की बात है कि बाद वाले में करेक्शन करेंगे। इस पर आ जाइए। न्यूज़ ऑफ कैलेमिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट डे। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसका मतलब है कि उस आपदा की जो खबर थी वो फैमिली मेंबर्स तक अगले दिन पहुंची थी। पैसिव नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे खबर पहुंची थी। ये वही वाली बात है जैसे उसके बिहेवियर ने अपसेट कर दिया था, यहाँ मुझे पैसिव नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रीच्ड आएगा, ये वाली बात तो सबको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने पहले कोचिंग ले रखी होती है, हालांकि अभी इस बैच में वो चैप्टर आया नहीं है, लेकिन कई बच्चों ने पहले कोचिंग ले रखी होती है तो वो कहते हैं सर फैमिली मेंबर्स गलत होता है ना। बिल्कुल बात ठीक है बच्चे, आपकी सुपरफ्लो चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि फैमिली मेंबर सही फ्रेज नहीं है, ये एक अमेरिकन स्लैंग है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिखा जाता है, देसी भाषा में अपन कह देते हैं फैमिली मेंबर, लेकिन वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं होता। लेकिन वहीं आपको एक बात ये भी समझनी चाहिए कि अगर ये भी एरर है और ये भी एरर है तो किसको मार्क करोगे। ये तो कन्वेंशन की बात है ना, ये ग्रामर की बात है। तो अगर कभी दो टाइप के एरर हो, ग्रामर का और कन्वेंशन का, तो ग्रामर वाला मार्क होगा, ये वाला एरर आपको वीक एरर मानकर छोड़ना पड़ेगा। बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा, बात यहाँ पर ये वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन ये एक वीक एरर की कैटेगरी के अंदर जाएगा। अगर सेंटेंस में कोई और एरर है तो आपको इसको वीक एरर मानकर छोड़ना पड़ेगा। अगर ये एरर ना होता तो मैं इसको मार्क करता। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा दी। टेनिस प्लेयर इज थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट एंड rallied to take the final two sets for the biggest victory of her young career.
लंबा सेंटेंस देखकर डरना बंद करें। पहली बात तो इस सेंटेंस का मतलब जो टेनिस प्लेयर है वो बड़ी आसानी से ओपनिंग सेट जीत गई अपने ओपोनेंट के खिलाफ, और उसने रैली किया, लगातार ऐसे चलती है ना जो काफ़ी देर तक रैली किया, फाइनल 2 सेट तक बड़ी, पहला भी जीती और अगले 2 तक भी उसको खींच कर ले गई, अगले 2 भी जीत गई और अपने करियर की बिगेस्ट विक्ट्री उसने ले ली। अब यहाँ पे टेनिस प्लेयर है बच्चे, सब्जेक्ट ईजी होता है, एडजेक्टिव ईजी क्वेश्चन। अच्छा, थ्रू प्रीपोजिशन है, ओपनिंग सेट इसका ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब कहाँ है? बिफोर प्रीपोजिशन है, ओपोनेंट इसका ऑब्जेक्ट है, एंड रैलिड वगैरह। अब ये एंड से अगर अगली वर्ब लिख दिया आपने तो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है? ये क्लॉज कैसे पूरा होगा, कैसे आया ये? तो समझने की कोशिश करना, यहाँ मुझे वर्ब चाहिए थी। एक फ्रेजल वर्ब होती है ईज थ्रू, इफ़ यू ईज थ्रू समथिंग तो आप उस काम को आसानी से कर लेते हो। ईजी एडजेक्टिव होता है, ईज एक नाउन भी होता है कि इस काम को करने में ईज नहीं है, ईज नाउन भी होता है, ईज वर्ब भी होती है, और ये पास्ट में चल रहा था, ईज्ड लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मुझे एक वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, ना कि एडजेक्टिव की। क्लियर हो गया? इस पे आ जाइए। तुम यू में आज समवन वेयर दिस शिप इज बाउंड फॉर, तुम किसी से पूछ सकते हो, तुम किसी से पूछ सकते हो कि ये शिप कहाँ जा रही है, तुम किसी से पूछ सकते हो कि ये शिप कहाँ जा रही है। एक फ्रेजल वर्ब होती है बाउंड फॉर, इसकी जो एक्सप्लेनेशन पहले लिखी हुई थी उसमें ना बाउंड और बाउंडेड के मतलब बाइंड बाउंड बाउंड और बाउंड बाउंडेड बाउंडेड को एक्सप्लेन कर दिया था, बाउंड फॉर फ्रेजल वर्ब लिखी नहीं थी, फिर मैंने वो चेंज करा दी है, ये छूट गया था एक्चुअली ना। मेन जो उसमें एरर है, ये तो वर्ब के जो डिफरेंस है वो तो एक्स्ट्रा बातें हैं, मेन एरर ये बात थी कि ये जो बाउंड फॉर है, ऐसा मत सोचना कि वर्ब है अकेली प्रीपोजिशन कैसे छूट गई, ये बाउंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, आप गूगल कर सकते हैं इसको। बाउंड फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ जा रही है, वो उस किस डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। अगर मैं कहूँ वेयर दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर का मतलब है जी ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वेयर आर यू बाउंड फॉर मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो पूछने के लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे बाउंडेड फॉर नहीं, बाउंड फॉर है उसके लिए फ्रेजल वर्ब। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये कुछ सवाल थे, हालांकि सारे ही ईजी थे, लेकिन फिर भी ये कुछ थोड़े मोटे ऐसे सवाल थे जो मुझे लगता है आपके साथ मुझे डिस्कस कर देने चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, और अब पहले से स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा होगा। जैसे पहले आपने प्रोनाउन चैप्टर के जब मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस सेशन लगाए तो काफ़ी बच्चों को नंबर कम आए, बड़ा डीमोरलाइज होगा, और सर ये होगा वो होगा। अब एडजेक्टिव में काफ़ी अच्छा स्कोर आया, वर्ब में थोड़ा अच्छा स्कोर आया, ऐसे आगे आगे, और जब धीरे धीरे खुद आपका मोराल बूस्ट होने लगेगा। बस करते रहिए, मेन बात है करते रहना। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आपके टेस्ट के अंदर 0 नंबर भी आते हैं लेकिन आपको सॉल्यूशन पढ़ के समझ में आ रहा है, जैसा मैंने बार बार बोला है सारे सॉल्यूशन मैं खुद लिखता हूं, तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। तो जब आप सॉल्यूशन पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो प्रैक्टिस के साथ आपसे होने लग जाएगा। बस डिमोरलाइज नहीं होना, ये नहीं कि सर मेरे तो ये 30 क्वेश्चन में से सर 15 ही हुए, सर 12 ही हुए, सर मैं खत्म हूं क्या, ऐसे नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक भी नहीं होता लेकिन सॉल्यूशन पढ़ के तुझे समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा हूं, तो टेंशन ना ले, नोट्स रिवाइज करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तो तेरे से भी होंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो जी, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। गुड नाइट।